तेरे इश्क में घायल का एपिसोड जो आज का था, कसम से मैं ये बोलने पर मजबूर हो रहा हूँ कि काव्या के आने से काव्या का थोड़ा-सा कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उससे पूरे के पूरे एपिसोड पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, इतनी ज़्यादा कहानी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, सब चीज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि मन नहीं करता कि नज़र हटाएँ। वरना पहले तो ये हाल था कि बीच-बीच में कभी कुछ मन हुआ तो देख लिया, वरना इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन अब जो कहानी ने पेस पकड़ा है और जो इंटरेस्टिंग तरीके से इस कहानी को दिखाया जा रहा है, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अब आज के एपिसोड की बात करूँ तो आज के एपिसोड में भाई जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, वो लगी जब रीम, ईशा और काव्या दोनों के कैरेक्टर्स में हमारी आँखों के सामने स्विच हुई। मतलब एक जो मुझे डाउट था ना कि कैसे काव्या को ईशा में या फिर ईशा को काव्या में ये लोग कन्वर्ट करेंगे। भाई, आज वो डाउट क्लियर हो गया। क्योंकि जिस तरीके से वीर ने काव्या को फेंका सोफ़े पर और वो जैसे एकदम से उठी और उसने देखा, भाई सीरियसली वो काव्या थी, लुक से पता चल गया। कुछ बोले ना, एटीट्यूड वो एटीट्यूड छोड़ो, सिर्फ़ शक्ल देख के लग गया कि भाई ये काव्या है, ये ईशा नहीं है। और यही एक चीज़ है जो मुझे डर लग रहा था कि शायद ये एक्सपेक्टेड नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, ये कर ही नहीं सकते किसी तरीके से। ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे स्विच होगा? इतनी जल्दी चीज़ें कैसे स्विच होगी? सिर्फ़ देख के ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि यार ये तो काव्या है, ईशा नहीं है ये। वो भैया आज इन्होंने प्रूव कर दी और वो पता है प्रूफ कैसे हुई? इन्होंने काव्या का जो स्किन टोन है उसको थोड़ा-सा डिफरेंट कर दिया। जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई काव्या के सिर्फ़ कपड़े चेंज करे, स्किन टोन चेंज नहीं करे, हेयर स्टाइल चेंज नहीं करे, ये नहीं करे, वो नहीं करे। इन्होंने स्किन टोन को चेंज कर दिया उसमें से बात सम मतलब मानकर। और जो ईशा की स्किन टोन है वो थोड़ी-सी मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल जो स्किन टाइप का कलर नहीं होता हल्का-सा क्रीम टाइप का, क्रीमिश सा हल्का-सा जो होता है, वैसा। लेकिन काव्या का जो स्किन कलर है वो हल्का-सा ग्रेइश टोन में चला जाता है, हल्का-सा ग्रे हो जाता है। तो डिफरेंस आसानी से पता चल रहा है कि ये ईशा है और ये काव्या है या फिर ये काव्या है, वो ईशा है। वो बहुत आसानी से समझ में और इस टोन को लगातार मेंटेन करना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि यार इंडिया में भाई जो ये सब चीज़ें होती है कुछ ज़्यादा ही गौर से ले ली जाती है कई बार। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा मेंटेन करने के लिए इनको थोड़ा-सा मतलब फ़ोकस करना पड़ेगा और थोड़ी-सी मतलब इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी बना हुआ है, ठीक है? अभी ये कौन है, क्या है, कैसे हैं, किस लिए कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या है, कुछ नहीं पता लेकिन इतना पता है कि राजवंशी जो हैं ये एक भेड़िए हैं और ये भेड़िए, महिषा और इंसान और ये जो योगिनी है इन सब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सस्पेंस, एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है मेरी बहुत ज़्यादा। और मैं बोलूँ जैसा भी था ये सीज़न जैसा भी हो, लेकिन जब इसका एंड हो तो हमें राजवंशी भेड़ियों की हल्की-सी झलक दिख जाए ताकि हम लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट बनी रहे कि अगले सीज़न में क्या होगा यार, ये क्या होगी स्टोरी, क्या होगा? तो ऐसे एक मतलब क्लिफ़ हैंगर पर छोड़े सीज़न की ज़्यादा मतलब मज़ा आए। दूसरी तरफ जो पत्थर है वो पारसमणि शायद नाम रखा है इन लोगों ने उसका। वो भाई साहब क्या है उसको लेकर भी कुछ चीज़ें मतलब अच्छी है और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि उसका भाई साहब पता नहीं ट्रायंगल शेप क्यों रखा? उसको किसी और शेप में भी रखा जा सकता था। ये थोड़ा-सा मुझे जिसे तो किसी और शेप में रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। पत्थर है ना ये, प्रिज़्म कैसे बन गया ये? पत्थर तो नॉर्मल गोल होता है या टेढ़े-मेढ़े शेप का होता है, ये ऐसा पत्थर जो आर-पार दिख रहा है। तो ये थोड़ा-सा मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अजीब-सा लगा, इसको थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी है चलो पत्थर ही है, कितने एपिसोड झेलेगा? 4 एपिसोड, 5 एपिसोड चलेगा बस ये पत्थर, बस बात खत्म। उसके बाद तो इस पत्थर का काम ही खत्म होने वाला है। और जो इन्होंने एक कुएँ वाला सीन किया था आज के एपिसोड में कि भाई जो वो पत्थर था,
वो एमएलए की बीवी ने कुएं में डाल दिया था और उसमें वीर कूदा था ताकि वो पत्थर निकाल सके। कौन सा ऐसा कुआं होता है भाई जिसमें सिर्फ पैर इतने डूबे? मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये फीट है तो फीट से सिर्फ इतना पैर डूबा हुआ, कौन सा ऐसा होता है कुआं? मुझे ये समझ में नहीं आया। और क्या इतना बड़ा कुआं होता है? ठीक है। और उसके बाद अलग से इतना एरिया होता है स्क्वायर में जहाँ पे बंदा घूम सकता है। ये भी मेरे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत थी। कुएँ को कम से कम इतना गहरा रखना चाहिए था। यहाँ इतना तो गहरा होना चाहिए था कि बंदा नीचे झुक कर वो ढूँढे कि कहाँ है पत्थर। नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने दिखा दिया कि अरमान के जो फेस है वो उसपे मतलब निशान आ चुके हैं, उसपे बर्न मार्क्स आ चुके हैं। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि बर्निंग मार्क्स क्यों दिखाए गए हैं? इस पे बर्निंग मार्क्स दिखाने का कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं था। जब वो बंदा मुँह पानी में लेकर गया नहीं और पानी में वो बताया भी नहीं गया कि पानी में है क्या? पानी में एक्चुअल में श्याम तुलसी होती है, इसकी वज़ह से जो अरमान है वो इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में आ जाता है, उसको जलन होने लग जाती है। और जो वो कुआँ होता है उसके पीछे भाई किसने क्या कहते हैं जो ये क्या नाम है इसका मंत्र लगाया या किसने उसपे जादू टोना किया, इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसके अलावा महक ने कभी वो पत्थर नहीं देखा, मतलब रियल लाइफ में। उसने देखा कि भाई वो पत्थर लेके कोई जा रहा है, उससे पत्थर की झलक देखी सपने में। उसको एकदम से अरे यार ये पक्का एमिले के यहाँ का होगा पत्थर। व्हाट अ जोक। ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई एमएलए के यहाँ का, एमएलए के अलावा तुम पता नहीं कहाँ-कहाँ गए होगे। एमएलए के यहाँ पे भाई तुरंत एमएलए के यहाँ पर। जैसे भाई उस प्रोफ़ेसर को ये पता चल गया था कि अंगूठी भाई उसकी बीवी सुधा ने दी थी, इसी की वज़ह से मैं ज़िंदा रहूँगा। अरे यार क्या मज़ाक हो रहा है। हमें इतनी जल्दी तो हमें ये नहीं याद होता कि भाई हमें भाई पेपर में करके क्या आए हैं। हमें क्वेश्चन पेपर एक बार निकाल के देखना पड़ता है कि अरे हमने ये क्वेश्चन सही लिखा कि नहीं लिखा। इसको इतना जल्दी याद पता चल जाता है कि भाई ये पत्थर वहां से लिया है। तो ये मुझे बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है। इसी सीन में एक ऐसा शॉट था जहां पर मतलब जो है महक है वो मतलब मेडिटेशन कर रही होती है, वहां पे उसके हाथ से कोई रेज वेज निकल ही नहीं रही और अगले फ्रेम में रेज निकल रही है। दूसरे शॉट मतलब दूसरे टाइप जगह से लिया फ्रेम शॉट है तो वहां पे मतलब कुछ रेज टाइप की निकल रही है। रेस का बैकग्राउंड म्यूजिक बिजली, इतनी गंदा म्यूजिक है इसका बिजली का, आय हाय क्या बोले। बहुत ज्यादा गंदा म्यूजिक है। बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स के मामले में ये शो तो इतना ज्यादा बेकार है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और इस पे बिल्कुल भी मतलब होती भी नहीं है कि मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है ना। एक दो शॉट्स, एक दो जो सीन्स होते हैं वो बहुत अच्छे निकाल दिए जाते हैं बैकग्राउंड के नाम पर, लेकिन फिर अगले ही बेकार। इसके बाद भाई क्या होता है, भाई वीर को मतलब ऊपर आ रहा होता है, उसको खींचती है ईशा, नहीं खींच पाती। ठीक है, वो नीचे गिर जाता है और वो जो पत्थर होता है वो फेंक देता है, ईशा के मुंह पे लगता है। उससे पहले क्या होता है, वीर आके उसको पकड़ लेता है पत्थर को, फिर वो नीचे कूदता है, अरमान को उठाता है, ऊपर लेके आता है, फिर अरमान को ले जाते हैं वो लोग घर, या मेरे ख्याल से ये महक का घर होता है। और वहां पर अरमान को होश आता है, ईशा आती है एक दवाई लेके, देती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, वो पीता है, फिर उनके बीच में थोड़ी बहुत किस वगैरह होती है। ये देख के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जो वीर होता है उसको शक हो रहा होता है, और क्या कहते हैं वीर का व्या सॉरी ईशा और जो हमारे अरमान है और ये जो महक है, ये लोग मतलब प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर उस पत्थर का क्या करना है, क्या चीज़ है, उसके बारे में मतलब बातचीत कर रहे होते हैं। काव्या ये सब सुन के वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी क्या होता है, वीर उसको पकड़ता है, उसकी गर्दन दबा के उसको टाँग देता है। ठीक है? ये देख के भाई अरमान और महक को गुस्सा आ रहा है कि छोड़ दो ना, मैं तुम्हें जाने ही दूँगी, तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूँगी, ये सब करने लग जाती है। लेकिन वो बोलती है कि ये ईशा नहीं महक ओह सॉरी काव्या है। बस फिर क्या, वो उठा के पटकता है उसको सोफ़े पर और ईशा काव्या में कन्वर्ट हो जाती है। बस फिर वो क्या बोलते हैं कि वीर तुमने तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, और अरमान तुमसे मुझे ये उम्मीदें थी कि तुम मेरी किस नहीं पहचान पाओगे, तुम मेरी किस को याद नहीं कर पाए, ये वो फलाना-ढिमकाना, वो वहाँ पे करने लग जाती है। अब यहाँ पर इससे क्या होता है, इससे भाई ये पता चलता है कि ईशा को किस तरीके से डिफरेंशिएट करें।
काव्या को किस तरीके से डिफरेंशिएट करे। ईशा को भाई वीर ने आसानी से पहचान लिया, काव्या को वीर ने आसानी से पहचान लिया, अरमान को कोई हिंट नहीं है ईशा कौन है, काव्या कौन है। प्लस काव्या ने ये भी बोल दिया कि योगिनी तुम्हारा नंबर भी आएगा, ठीक है, बहुत जल्द, तो तुम ये योगिनी की चीप कॉपी हो ना। अरे हाय, ये डायलॉग तो भाई मेरे लोगों को भाई इतना ज्यादा पसंद आया कि भाई क्या बोलूं, योगिनी की सस्ती कॉपी, वाह, बड़ा मजा आया। और पता है इस शॉट में क्या हुआ, महक एक पल को डर रही थी काव्य से बात करने के लिए, जब वो बोलती ना योगिनी की सस्ती कॉपी, उसको देखो थी बहुत पावरफुल है। अभी एक एपिसोड पहले कुत्तों के तरीके मारा है काव्य ने महक को और अब एटीट्यूड आ गया महक के अंदर, तो ये भी चीज सेंसलेस थी। यहाँ पे महक को सीरियसली शॉक होना चाहिए कि अब क्या होने वाला, लेकिन नहीं हुआ, तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और भाई फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद अब कल कुछ होगा जिसमें भाई काव्या जो है वो पत्थर लेने की कोशिश करेगी, और अरमान जो है वो ईशा से बात छुपा लेता है कि वहां पे काव्या आई थी। अब भाई आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस जो राजवंशी भेड़िया ये लोग कौन है, इसको भी देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या सच में तेरे इश्क में घायल के एपिसोड्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। और इसी तरीके से तेरे इश्क में ढायल के आने वाले जितने भी एपिसोड हैं उनके रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट